नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज आप लोगों की दूसरी क्लास है और आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं न्यूट्रिशंस। तो आइए हम जानते हैं न्यूट्रिशंस के बारे में। तो आखिर न्यूट्रिशंस की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों होती है। तो दोस्तों, न्यूट्रिशंस यानी कि पोषक तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे शरीर को बेहद काम करने के लिए या फिर दिनचर्या के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम लोगों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, ऊर्जा देने के लिए। तो हमारे शरीर को जो भी ऊर्जा देता है उस पोषक तत्व का नाम है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों के शरीर में ऊर्जा मिलती है। जो भी ऊर्जा की आपूर्ति है कार्बोहाइड्रेट करता है। अगर वहीं बात करें हम दूसरे नंबर की, तो हमारे शरीर में संरक्षी भोजन का काम करता है विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान ना करके संरक्षी होते हैं, मिनरल्स, ठीक है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन ये संरक्षी यानी कि प्रोटेक्टिव होते हैं। अगर हम बात करें तो शरीर निर्माण में सहायक, तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर निर्माण में बहुत ही सहायक होता है। एक बार फिर से देखते हैं पोषक तत्व की आवश्यकता आखिर हमारे शरीर में क्यों होती है। तो अगर हम बात करें ऊर्जा के लिए, तो ऊर्जा के लिए जिस पोषक तत्व की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अगर वहीं हम बात करें विटामिन्स एंड मिनरल्स की, ये तो हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन ये प्रोटेक्टिव होते हैं, संरक्षित फूड होते हैं। अगर वहीं हम बात करें शरीर निर्माण में सहायक, तो प्रोटीन हमारे शरीर निर्माण में सहायक होता है। ये भी ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी होता है। शरीर निर्माण में सहायक होता है। अंगों की टूट फूट या फिर सेल मरम्मत, ये सब प्रोटीन ही करता है। तो आइए हम देखते हैं न्यूट्रिशन को आखिर दो भागों में बांटा गया है। मुख्यतः न्यूट्रिशन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो माइक्रो यानी कि बहुत ही अति सूक्ष्म, ठीक है, और एक माइक्रो यानी जिसकी हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता हो उसको माइक्रो कहते हैं। और जिस पोषक तत्व की हमारे शरीर में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में यानी कि अल्प मात्रा में उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हो गए, ठीक है। ये जो विटामिन्स एंड मिनरल हैं इनको हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा यानी कि मिलीग्राम में आवश्यकता होती है। अगर हम वही बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया और वाटर हो गया। तो ये सब जो माइक्रो के अंतर्गत आते हैं यानी जिनकी अधिक मात्रा हमारे शरीर में ज़रूरत पड़ती है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन है, इनकी मात्रा बल्क मात्रा में होती है। यानी कि अगर जहां हम बात करें विटामिन एंड मिनरल्स की मिलीग्राम में काम चल जाता है, वही हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो इनका मिलीग्राम में ना होकर ग्राम में होता है, ठीक है। जैसा कि बात करें हम कार्बोहाइड्रेट की, तो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए और शरीर को ऊर्जा देने के लिए अगर हम बात करें तो 300 ग्राम, ठीक है, 300 ग्राम पर डे के हिसाब से हमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अगर हम वही बात करें फैट की, तो 80 ग्राम फैट की पर डे हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो ये मतलब अलग अलग स्टेज में अलग अलग होता है। जैसे बात करें एडल्ट के लिए अलग होता है, ठीक है, टीनेज के लिए अलग होता है। अगर हम बात करें प्रेग्नेंट औरत के लिए अलग होता है, ठीक है। तो मतलब ये प्रोटीन फिक्स नहीं है, सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अगर वही बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो सेम ही है, फैट भी सेम ही सबके लिए। विटामिन एंड मिनरल्स की सूची ही बता चुके हैं, मिलीग्राम में आवश्यकता होती है। अगर हम वही वाटर की बात करें तो 5 से 6 लीटर पर डे की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं प्रोटीन की आवश्यकता आखिर कितना होती है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम, अगर हम बात करें वहीं एडल्ट की, तो हमारे शरीर में एडल्ट में यानी कि 0.8 ग्राम, ठीक है, 0.8 ग्राम प्रति केजी, ठीक है, 0.8 ग्राम प्रति केजी ऑफ द बॉडी वेट, ठीक है, WEIGST वेट पर डे। यानी कि आपका जितने शरीर का वजन है, ठीक है, उसमें अगर हम 0.8 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अगर एक एडल्ट है तो उसके शरीर में प्रोटीन की एक दिन में कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें टीनेज की, ठीक है, तो वही टीनेज की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा आवश्यकता होता है टीनेज के प्रोटीन के लिए। तो वही बात करें तो 0.9 ग्राम प्रति केजी ऑफ द बॉडी वेट पर डे। यानी कि जितना भी वजन होता उस वजन में 0.9 का मल्टीप्लाइड करेंगे, जितना भी आएगा उतना हमें, अगर टीनेज हैं तो उतना ही प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अगर टीनेज की बात करें 30 to 90 को टीनेज बोलते हैं, ठीक है। अगर हम वही बात करें चाइल्ड की, ठीक है, अगर वही हम बात करें चाइल्ड की, तो चाइल्ड में थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी कि हम बात करें तो 2 ग्राम प्रति केजी पर बॉडी वेट पर डे।
यानी कि जितना भी बॉडी का वेट होगा उसमें दो का मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट होगा हमें पता चल जाएगा। वहीं पास करेंगे अगर प्रेग्नेंट वुमन की तो 55 से 70 ग्राम, ठीक है, 55 से 70 ग्राम पर डे। इसमें कोई बॉडी वेट नहीं है, यानी कि 55 से 70 ग्राम पर डे एकदम मिनिमम से मिनिमम आवश्यकता होता ही होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग विटामिन को। तो अगर हम बात करें विटामिन को तो विटामिन की खोज सर्वप्रथम काश्मीर फंग ने 1912 में दिया था, ठीक है। 1912 में काश्मीर फंग ने विटामिन जो शब्द है उसका दिया था, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें विटामिन तो मुख्यतः विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। अगर वहीं बात करें अदर्स की तो वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन यानी कि ऐसे विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल है, जो पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, मिक्स अप हो जाते हैं, उसको हम जल में घुलनशील कहते हैं। अगर वहीं हम बात करें कि वसा यानी कि फैट में जो विटामिन घुल जाते हैं अच्छी तरह से, उसे हम फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। तो आखिर जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों ही विटामिन जल में अच्छी तरह से घुल जाती हैं, अतः ये जल में घुलनशील विटामिन है। अगर वहीं बात करें वसा में घुलनशील की विटामिन की तो के विटामिन, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील है। यानी कि जिस चीज़ में फैट पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें ए विटामिन घुलनशील है, तो ऑटोमेटिक उसमें ए विटामिन पाए जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, तो आइए देखते हैं। कीड़ा से याद कर लेंगे हम सिंपली, के ए डी ए है ना, तो कीड़ा से हम याद कर लेंगे तो जल्दी भूलेगा नहीं। यानी कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है के ए डी यानी कि कीड़ा, और जल में बाकी दो विटामिन बच गया, जल में घुलनशील विटामिन हो गया बी सी, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं मुख्यतः जो विटामिन है, उसके बाद जो भी क्लास बचेगा, जो भी विटामिन बचेगा कल की क्लास में हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। बात करें अगर वहीं विटामिन ए की तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है, ठीक है। ये पूछता है अक्सर एग्जाम में, रासायनिक यानी कि केमिकल नेम, ठीक है। ये है हमारे विटामिन हो गए, ठीक है दोस्तों। इसमें विटामिन बी को हम इसलिए नहीं शामिल किए हैं क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें कम से कम 8 विटामिन आते हैं, तो उसको हम अलग से पढ़ाएंगे, तो इसमें पढ़ाने का मतलब कोई है नहीं। तो ये मुख्यतः जो है इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें विटामिन सी की, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। अगर वहीं हम बात करें विटामिन सी की, विटामिन सी का जो रासायनिक यानी कि केमिकल नाम है स्कॉर्बिक एसिड है। अगर हम बात करें विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। अब ऐसे भी याद कर लेते हैं जैसे कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में सबसे ज़्यादा मदद विटामिन डी करता है, यानी कि हमें कैल्शियम की आपूर्ति विटामिन डी करता है, तो कैल्शियम से याद कर लेंगे कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन ए, अगर विटामिन ए की बात करें तो उसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अगर वहीं बात करें तो विटामिन के की, विटामिन के दो रासायनिक नाम है, एक तो फाइटोमेनाडियोन और दूसरा फाइलोक्विनोन, ये दोनों ही नाम है। जो आपको सरलता पूर्वक लगे दोनों याद कर लीजिए या कोई भी याद कर लीजिए। शुरू तो दोनों फाइ से ही हैं तो दोनों याद कर लेंगे, एक तो होगा फाइटोमेनाडियोन, दूसरा फाइलोक्विनोन।